आपने अभी उत्तर प्रदेश में जो माफिया था अतीक अहमद, उसका भाई अरशद, उसके बारे में आपने सुना होगा। पर वो 5 अनसुनी कहानियाँ जिससे अतीक अहमद का खौफ इलाहाबाद प्रयागराज में बढ़ा दिया था बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहली कहानी है उसके भाई अशरफ की। एक व्यक्ति था अशोक साहू नाम का, इलाहाबाद में अपनी गाड़ी चला रहा था। अतीक अहमद के भाई अशरफ की गाड़ी आगे जा रही थी। उसने अशरफ की गाड़ी को ओवरटेक कर लिया, बस उसी में बात बढ़ गई। अशरफ नीचे उतरता है और अशोक साहू से बहुत ज़्यादा झड़प हो जाती है। अशोक साहू को नहीं पता होता कि भैया अतीक अहमद का भाई है, और झड़प इतनी बढ़ जाती है कि अशोक साहू बोलता है कि मैं तुम्हें मरवा दूंगा। उस व्यक्ति को तब तक कोई पता नहीं होता। जब वो व्यक्ति अपने घर पे जाता है, बाद में अशोक साहू को पता चलता है कि भैया वो माफिया अतीक अहमद का भाई है। तो अशोक साहू अतीक के घर पे भी जाते हैं, अतीक अहमद से माफ़ी मांगते हैं। बोलते सर मुझे नहीं पता था ये आपके भाई हैं, मुझसे गलती हो गई। और अतीक बोलता है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हें माफ़ कर दिया, जाओ। तो अशोक साहू चुपचाप अपने घर पे चले आते हैं। उन्हें लगता है मामला रफा दफा हो गया। लेकिन 2 दिन बाद सिविल लाइन पे उनकी लाश मिलती है, और उनकी जो हत्या वो अतीक के भाई अशरफ ने पुलिस लाइन में की होती है। लेकिन जब पुलिस इस मामले की छानबीन करती है, वहाँ के एक इंस्पेक्टर थे धीरेन्द्र राय, बाद में वो डीएसपी बने। उन्होंने बताया कि उस वक्त जो वहाँ पे कासिम साहब नाम के एक इंस्पेक्टर तैनात थे, वो एक अवैध तमंचा लेके अशरफ को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि जब अशोक साहू की हत्या हुई तब ये अशरफ को मैंने अवैध तमंचे के साथ पकड़ा हुआ था। तो वहाँ से वो बरी हो जाता है। वहाँ पे हालांकि 3 बाप बेटों का नाम भी आता है बाद में इस मामले में, अतीक अहमद का, अशरफ का और उसके अब्बा फिरोज का। लेकिन डीएसपी साहब बोलते कि बाद में बुलाया गया लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं पाई। तो इससे समझ सकते हैं कि अतीक अहमद का उस वक्त कितना खौफ था इलाहाबाद में। दूसरी घटना है राजूपाल, 2003-2004 में अतीक अहमद को टिकट मिलता है विधायकी का। अतीक अहमद के सामने राजूपाल, जो अतीक अहमद का ही खास होता है, एक राइट हैंड गुर्ग होता है, मायावती जी, उसको टिकट दे देती है। और अतीक अहमद को ही 2004 में संसदीय का लोकसभा का टिकट मिल जाता है फूलपुर से, जहाँ से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक बार जीते थे। वहाँ से अतीक अहमद जीत जाता है। तो अतीक अहमद सोचता है कि मैं यहाँ से जीत गया, मेरे भाई को मैं अपनी सीट से जिता दूँ, क्यों नहीं। जब खौफ का आलम है, राजनीति में आगे किया जाए, दोनों भाई हो जाएंगे। तो लेकिन उसी वक्त मायावती ने अतीक के ही खास गुर्गे राजूपाल को टिकट दे देती है, और राजूपाल अतीक अहमद के भाई को वहाँ से हरा देता है। और अतीक अहमद को ये बात इतनी नापसंद आती है कि मेरा भाई हार गया इलेक्शन, सरेआम राजूपाल को हत्या करा देते हैं, गोलियों से भुनवा देते हैं। उसी के मुख्य गवाह उमेश पाल थे, जो उनका बेटा मारा गया, उमेश पाल को जो हत्याएं कराई गई। और उसके बाद ये होता है कि फिर इलेक्शन होता है, और उनकी विधवा पत्नी, और जब राजूपाल की हत्या तो उनकी शादी को 10 से 15 दिन ही हुआ होता है। और जब वापस टिकट दिया जाता है उनकी विधवा पत्नी को, तो उनकी विधवा पत्नी हार जाती हैं अशरफ के सामने। ये आलम होता अतीक अहमद का इलाहाबाद में। मर्डर के बाद अक्सर लोगों की सहानुभूति, मर गए हैं तो राजूपाल की वाइफ के साथ जाना चाहिए, लेकिन अतीक अहमद की खौफ से उसका भाई अशरफ जीत जाता है वहाँ पे इलेक्शन। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अतीक अहमद का दबदबा प्रयागराज में क्या था, इलाहाबाद में क्या था। और तीसरी घटना है प्रयागराज 2012 में। अतीक अहमद उस वक्त जेल में होता है और उसे इलेक्शन लड़ने के लिए अपना दल से टिकट मिल जाता है। अब वो जमानत याचिका लगाता है कि भैया मुझे इलेक्शन लड़ना है और मुझे जमानत पे बाहर आना है प्रयागराज में। प्रयागराज में 1 2 3 4 5 6 7 8 नहीं भैया 10-10 जज उसके फैसले पे सुनवाई करने से मना कर देते हैं। अतीक अहमद का मतलब पहुंच और पकड़ कहाँ, राजनीति से लेके हर जगह तक थी। 10 के 10 जज इस फैसले पे सुनवाई करने से मना कर देते कि भैया हम सुनवाई इस फैसले पे नहीं करेंगे। सबको अपनी जान की फिक्र थी, एक खौफ था उसका, यह आतंक था अतीक अहमद का। और देखिए भैया, जब आप हद से अत्यधिक अत्याचार करेंगे तो आपके साथ यही होना है, इससे कुछ बेहतर नहीं होना है। 11वें जज ने फैसला सुनाया, वो भी अतीक अहमद के हक में जाता है। अतीक अहमद को जमानत मिल जाती है उस फैसले में।
और अतीक अहमद 2012 में इलेक्शन लड़ता है। लेकिन सबसे आश्चर्यचकित बात क्या है पता है, उसी उमेश पाल की वाइफ के सामने वो इलेक्शन लड़ता है और वो 2012 में वो इलेक्शन हार जाता है। वक्त बदलता है, वक्त करवट लेता है, ऐसा नहीं कि हमेशा आपका ही समय होगा। समय सबसे बड़ा बलवान है, वही अतीक अहमद जिसका प्रयागराज में इतना आतंक था और 2012 में अतीक अहमद हार जाते हैं। चौथी घटना 1979 की है। ये घटना मुझे पहले बता देनी चाहिए थी, लेकिन क्रम वाइज ही है। 1979 में जब अतीक अहमद इस रंगदारी हत्या मर्डर पहला मर्डर करता 1979 में अतीक अहमद उभरता ही होता है। तो इलाहाबाद के ही एक मशहूर गुंडा होता है चांद बाबा, जिसकी शरण में वो ये सब काम करता है। अतीक अहमद बढ़ते 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 इतना आगे बढ़ जाता है कि उसकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगती हैं और चांद बाबा के सपोर्ट में रह के वो ये सब करने लगता है। लेकिन अतीक अहमद की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ जाती कि उसे लगता है कि नहीं, अब मुझे भी इलेक्शन लड़ना चाहिए, लेकिन चांद बाबा के साथ समझौता करके भी वो नहीं रह सकता। तो उसे उस वक्त कुछ राजनीतिक पार्टियां भी आगे करती हैं और कुछ अफसरों का भी सपोर्ट होता है। तो अतीक अहमद उस वक्त 1989 में चांद बाबा के खिलाफ इलेक्शन लड़ता है और वो चुनाव जीत जाता है। चुनाव जीतने के बाद वो एक चाय के टपरी पे आता है, चौराहे पे आता है, बैठे होता है। चांद बाबा अपने गुर्गों के साथ वहाँ आते हैं और दिन दहाड़े वो चांद बाबा को उड़ा देता है, गोलियों से भून देता है और उस मामले की कोई सुनवाई, कोई जांच तक नहीं होती और कुछ नहीं होता है और गुरु गुरु ही रह गया, चेला चेला बन के निकल जाता है। और जो पांचवी और लास्ट घटना है, सबसे इम्पोर्टेंट है, लखनऊ के बिल्डर मोहित जायसवाल की है। जो अरशद उनका बेटा जो मारा गया वो इसी मामले में मारा गया था और ये वही कहानी रिपीट कर रहे थे कि इस बिल्डर वही कहानी रिपीट कर रहे थे। उस बिल्डर का जो 45 करोड़ की संपत्ति थी वो अतीक को पसंद आ जाती है और उस वक्त ऐसा कहना था कि इलाहाबाद या प्रयागराज में जो अतीक को संपत्ति पसंद आ जाए अतीक उसे ले लेता था। तो कुछ आदमी जाते हैं और मोहित जायसवाल को उठाते हैं, गाड़ियाँ भरते हैं, एक्सयूवी में लेके जाते हैं देवरिया जेल में, जहाँ अतीक अहमद बैठा होता है। और अतीक बोलता है कि ये प्रॉपर्टी भैया आप मुझे दे दो, मुझे प्रॉपर्टी पसंद आ गई है। और उसकी बहुत कुटाई होती है, बहुत मारते हैं, हाथ पैर खोल देते हैं और उसे कोरे कागज़ पे साइन ले लेते हैं। और इसी मामले में जो वो राजू पाल की हत्या, उसी में उमेश पाल उसके गवाहदार थे। और ये पांचवी घटना थी मोहित जायसवाल की। उसमें उनका एक बेटा था उमर, वो इस वक्त जेल में है उसी मामले में। और उनके दो बेटे नाबालिग हैं और एक बेटा मर गया जो अशरत था, जिसने उमेश पाल हत्याकांड में उमेश फंसा था, उसने मुंह पे मास्क नहीं लगाया था। और अतीक, कुछ लोगों का ये मानना है कि वो जो 2003 में घटना हुई थी, राजू पाल को मरवा दिया, फिर उसका भाई जीत गया खौफ के आलम में, तो वैसे ही ये बेटा भी जीत जाए क्योंकि उसने मुंह पे मास्क नहीं पहना था। तो ये उसकी 5 घटनाएं हैं जो उसके साम्राज्य और उसके खौफ का आकलन लगाती हैं। तो ये अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और जहाँ तक मेरा मानना है कि यही होना चाहिए, एक क्रिमिनल और जो माफिया है उसके साथ ये होना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से पुलिस को एनकाउंटर कर देना चाहिए था, जैसे उन्होंने विकास दुबे का किया था, तो पुलिस के ऊपर इतना कुछ आता नहीं। पुलिस वहाँ है, मेडिकल जांच में जा रहा और फिर 3 लोग आके मार देते, तो सरकार या उत्तर प्रदेश पुलिस को कटघरे में खड़ा कर देती है। सवाल कि इतनी सुरक्षा के बीच अगर अपराधी को कोई दूसरा अपराधी आके मार देता है तो पुलिस वहाँ क्या कर रही थी। लोग इस पर सवाल भी कर रहे हैं आने वाले समय में, और विपक्ष भी इस पर मुद्दा उठाएगा, जटिल होता जाएगा। लेकिन चीज़ें सही हुई। जिन लोगों के ऊपर उसने अत्याचार किया था उनके लिए तो बहुत सही हुई, जिनके ऊपर नहीं हुआ था उनको लगता है नहीं, सहानुभूति तो कोई नहीं है भैया, अतीक के साथ एकदम सही हुआ। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार कटघरे में आ जाती है और उत्तर प्रदेश पुलिस कटघरे में आ जाती है कि भैया ऐसा हो गया पुलिस के रहते। तो अगर पसंद आया हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। तब तक के लिए जय हिंद भैया, भारत माता की जय।